Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here. Let me introduce myself. My name is Soumya and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से 110% आएगा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपका है एनएचपी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड एंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपको पता होगा तो ही आप ये आंसर लगा सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके का तुक्का काम नहीं करेगा। चलिए बताइए कौन सा कब आया था। चलिए मैं आपको डेट दिखा देती हूँ जिसको नहीं आता। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आपका 1963 के अंदर आया था। एक्सिम बैंक आपकी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आपकी 1 जनवरी 1982। अब यहाँ पे देखिए मैंने डेट इसलिए ईयर इसलिए सॉरी मंथ इसलिए लिखा है क्योंकि नबार्ड और एक्सपोर्ट जो आपका है, नबार्ड और एक्सिम बैंक जो है वो दोनों ही 1982 के अंदर आए थे। इसलिए ये याद रखिएगा कि एक्सिम बैंक जनवरी में था और नबार्ड जो है वो 12 जुलाई 1982। और आपका एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक 9 जुलाई 1988। तो सबसे पहले आपका यूटीआई आया था, सबसे पहले आपका यूटीआई आया था। ठीक है, 1963। उसके बाद आपका आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1 जनवरी 1982, फिर नबार्ड आया था, लास्ट में एनएचबी आया था। अब तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या आया था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963, नंबर 1 1963। उसके बाद आपका एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया 1982 बट 1 जनवरी था। फिर नबार्ड 12 जुलाई 1982 और फिर आपका नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, DBCA। ठीक है, देखिए सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको याद करने में फिर से बोल रही हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इससे ज्यादा मैं आपको और क्या हेल्प करूँ बताइए। Next question on your screen. The minimum paid up capital prescribed by RBI for a small financial bank is, बताइए। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का कितना होता है जो कि आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है। इसका आंसर होगा मैम 200 करोड़। इसको लर्न कर लीजिए। और वही अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की जगह अगर इंश्योरेंस होता तो, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन की जगह पे 2 क्वेश्चंस करा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका इंश्योरेंस होता तो यहाँ पर, तो इंश्योरेंस होता तो यहाँ पर आपके आ जाते 100 करोड़, याद रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 200 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है, इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, याद रखिएगा प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है आपका ये, और ये जरूरी नहीं है कि पहले आया है तो आप नहीं आ सकता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। सो मिनिमम पेड अप कैपिटल आपका 200 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और वही इंश्योरेंस की बात करते तो 100 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 पिलर्स ऑफ बेसल सेकंड। सारे बेजल्स आपको याद करके जाने हैं, बेजल 1, बेजल 2 एंड बेजल 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तीनों बेजल्स आपको लर्न करके जाने हैं। बताइए व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ द बेजल सेकंड। बेजल सेकंड्स में 3 पिलर होते हैं। ये देखिए, बेजल सेकंड में आपके 3 पिलर होते हैं। ठीक है, पिलर नंबर 1 जिसके अंदर आपका आता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, इसके अंदर ये चीजें आती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। थर्ड पिलर में आपका ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट डिसिप्लिन। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड पिलर 3 ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट डिसिप्लिन। बाकी और भी आपको डिटेल में यहाँ पे सब पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इतना पढ़ लिया और छोड़ दिया। बेजल 1, 2, 3 आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम कैपिटल, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड आपका मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, ए बी डी आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, बेसिल टू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिल टू। ठीक है, तो ये जो था बेसिल टू, ये पब्लिश हुआ था 2004 में बाय द बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग, बीसीबीएस जिसे बोलते हैं। 2004 में आया था ये। ठीक है, पूरा आपको पढ़ना है, देखो मैंने पहले ही बता दिया, पूरा पढ़ना है। 2004 में आया था बाय बीसीबीएस, बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो 3 पिलर्स आते हैं इसके अंदर। चलिए, आई होप आप लोगों को पूरा पढ़ना है। अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ये नहीं है कि सिर्फ मैम ने एक क्वेश्चन कराया तो मैं एक ही करके जाऊंगा, आपको तीनों डिटेल में पढ़ना है, बेसल 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन जरूर आ सकता है वहां से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बताइए। ऑप्शन नंबर 1, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट इज अ मैकेनिज्म टू एड्रेस द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू द मिसमैच ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बिल्कुल करेक्ट है ये। जो आपका एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट होता है, इसमें क्या होता है कि ये जब देखते हैं कि एसेट्स और जो लाइबिलिटीज है दोनों मैच नहीं कर रहे और इनकी मैच ना करने की वजह से जो रिस्क आ रहा है, ठीक है, उसी को एड्रेस करता है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। ये बिल्कुल ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मस्ट बी रिटन ऑफ एज लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच एनपीए हैज बीन आइडेंटिफाइड। बिल्कुल भी नहीं, ये रिटन ऑफ नहीं होता है फाइनेंशियल ईयर में, ये याद रखें। Undisclosed reserve are included in the capital of tier 1 if they represent accumulation of post tax profit। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी मैंने बोला ये बेजल के ही पार्ट है, आपका बेजल 3 के अंदर आता है टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। फिर बोला गया है बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स। अच्छा, मतलब बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं करता 5 साल से ज्यादा, तो ये पीएफ वो एफडी वगैरह क्या होती है? ये तो गलत हो गया। एफडी तो कितने सालों तक हम कर सकते हैं, और बैंक तो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट, चाहे तो आप लाइफ टाइम उनके पास रख सकते हो। नेक्स्ट है हाइब्रिड डेट कैपिटल इंक्लूडेड इन टीयर 2 कैपिटल। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल पढ़ा होगा तो ही आप ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सी और ई। ए, सी, ई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और ई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्लाइड ऐड करी थी आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ, देखिए ना, ये है आपका एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये मैम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब होता है जब कोई भी बोरोवर जो है वो फेल हो जाए, इंटरेस्ट और जो भी आपका इंटरेस्ट मनी होता है, जो भी अमाउंट होता है, पेमेंट ना कर पाए वो 90 दिन तक, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर जो है वो आपके पहले तो यहाँ पर है आपके, देखिए स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं। इसके अंदर 2 टाइप होते हैं, रेगुलर और स्ट्रेस। रेगुलर का मतलब आता है इसमें कोई डिले नहीं होता, टाइम पे पेमेंट हो जाती है। स्ट्रेस में क्या होता है, 1 से 90 दिनों के बीच का वो टाइम ले लेते हैं पेमेंट करने के लिए। स्ट्रेस के अंदर भी आपका SMA 0, SMA 1, SMA 2 आता है। SMA 0 में क्या आता है, 1 से 30 दिन का डिले, 30 दिन के अंदर दे देता है। SMA 1 में 30 से 60 दिन के अंदर पेमेंट देता है, और SMA 2 के अंदर 61 से लेके 90 डेज तक देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर एनपीए होता है। एनपीए में क्या होता है, 90 दिन से ज्यादा हो जाए और आपने, जो बोरोवर है जिसने पैसे लिए थे उसने वापस ही नहीं करे, ना इंटरेस्ट दिया है ना ही उन्होंने उन्होंने अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट दिया है। इसके अंदर 3 टाइप होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं कि 12 महीने तक उसने पे नहीं किया, थोड़ा वेट कर लेते हैं 1 साल तक, तो 1 साल के बाद अगर दे भी देते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। फिर डाउटफुल, 1 साल से ज्यादा का टाइम ले लिया उसने पेमेंट करने के लिए, तो वो डाउटफुल एसेट्स है। लॉस एसेट्स, उसने दिया ही नहीं, कभी दिएगा ही भी नहीं वो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉन रिकवरेबल, वो कभी रिकवर भी नहीं कर सकते आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रही हूँ। फिर आता है आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो ये तो लर्न करना पड़ेगा आपको। टीयर 1 कैपिटल में पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अदर डिस्क्लोज्ड रिजर्व,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। टीयर 2 के अंदर आपका अनडिस्क्लोज रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल प्रोविजंस, लॉस रिजर्व्स, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड, देखिए हाइब्रिड आया है ना टीयर 2 में, रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। देखिए स्टेप वाला क्वेश्चन है ये, और स्टेप्स वाले क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना सेबी के अप्रूवल के आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। ठीक है, सबसे पहला आपका जो ऑप्शन होगा प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी होगा। फिर उसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की। फीस पे करने के बाद आपको एडवोकेट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टर्स के कोई भी ग्रीवांसेस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, ठीक है, वो चीज देखोगे। फिर आप यहाँ पर लोगे मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर आपका 1 2 सॉरी बी लिख दिया मैंने, 3 और ये 4, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। पहले अप्रूवल लेना है सेबी का, फिर फीस पे करनी है, फिर आपको स्टेप लेने हैं इन्वेस्टर्स के जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। फिर आपको एक कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी पर्टिकुलर, जैसे 9%, 12%, इस तरीके से। तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ADBC। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जितनी भी कमिटीज है ना, सारी पढ़ के जाइएगा। सारी का मतलब सारा। एक क्वेश्चन कमिटी से हर बार बनता है, हर बार आप एनालिसिस करके देख सकते हैं PYQs। हर बार कमिटी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आपके हाथ में है आपको लर्न करना है या नहीं, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। विच कमिटी हैड रिकमेंडेड अ कंप्रेहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ द इन द इंश्योरेंस सेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है। इंश्योरेंस हमेशा मल्होत्रा कमेटी के ऊपर आता है। किसने, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था इंश्योरेंस? मल्होत्रा कमेटी ने किया था 1993 के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी कमिटीज आपको याद करनी है, सारी मतलब A to Z। आप गूगल सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। RBI की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज कौन सी है? पहला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट IBM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF, या फिर इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस इफ्तास। बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली लगा सकते हो, इफ्तास इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। ये देखिए आप यहाँ पर RBI की सब्सिडरीज देख लीजिए। RBI की फुल्ली सब्सिडरी सबसे पहले है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अगर कोई भी बैंक फेलियर हो जाता है उस केस में। दूसरा है रिबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या बोलती है? साइबर सिक्योरिटी के अंदर फोकस करती है, साइबर सिक्योरिटी बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए काम करना जाता है। फिर है आपका इफ्तास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ये पेमेंट सिस्टम एंड IT सर्विस को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हेल्प करती है। फिर है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंटिंग करेंसी नोट्स, ठीक है। फिर है आपका RBI इनोवेशन हब्स। ये याद रखिएगा, ये 5 यहाँ पर है, और NHB भी आ जाता है, तो NHB भी इंक्लूड हो जाता है कई कई जगह पे। तो आपका DICGC, REBIT, इफ्तास, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एंड RBI इनोवेशन हब। चलिए, विच आर द RBI नोटिफाइड डोमेस्टिक अक्रेडिटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। बताइए, RBI की डोमेस्टिक अक्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे आंसर, नहीं तो इसमें तुक्का नहीं लगा सकते। सबसे पहले एक्यूआइट जो रेटिंग है वो आपकी है। फिर है आपकी क्रिसिल, ये B और C। ऑप्शन नंबर A यहाँ सही हो जाएगा। सिर्फ यही दोनों हैं जो आपके डोमेस्टिक अक्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं RBI की।
तो बी और सी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द एनबीएफसी, नॉन बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती हैं, ये कौन सी सर्विस है जो ये प्रोवाइड नहीं करती? लीजिंग सर्विस, देखिए लीजिंग तो करती है ना मैम, लीजिंग तो करेगी ये। एसेट मैनेजमेंट सर्विस बिल्कुल करती है, कंपेयर करती है, मैच करती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल, बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर आते हैं। इम्प्लीमेंटिंग मॉडर्नाइजेशन इसके अंदर नहीं आता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा, नॉट पूछा है इसीलिए। एनएफसी एनएफबीसी के एनबीएफसी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आपको साथ साथ सारी इंपॉर्टेंट भी बताती जा रही हूँ, इसलिए ये आपका काम है पढ़ना, ठीक है? ये आपको छोड़ना नहीं है, एनबीएफसी से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला है रिटेल फाइनेंसिंग, इसके फंक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, हायर परचेज सर्विस, ट्रेड फाइनेंस, एसेट्स मैनेजमेंट सर्विस, लीज सर्विस, वेंचर कैपिटल सर्विस, ये इसके फंक्शंस होते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर इसके फंक्शंस। मनी ट्रांसफर सर्विस प्रोवाइड करता है, इजिली आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, लोन एंड एडवांसेस देता है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको बताता है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस बिजनेस, बॉन्ड हायर परचेज, चिट फंड बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चिट फंड बिजनेस, स्टॉक्स, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके ये। चलिए नेक्स्ट बताइए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का ना डेट जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है? नाइनटीन 93। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1993, ये याद रखेगा, 1993। सीक्वेंस में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये याद रहेगा तो आप इजीली लगा सकते हो, 1993। बताइए इसके स्टेप्स बताइए। चलिए, सबसे पहला ये है कि आपको कॉज दिखाना है 30 डेज के अंदर अंदर, एज टू वाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक, बैंक को रिलीफ क्यों ना दिया जाए, ठीक है? बैंक को रिलीफ क्यों ना दिया जाए। ये जो बनाई गई है ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये जो जो भी ड्यूज होते हैं ना, जो भी कर्जा होता है, जो भी पैसा होता है, तो उसको रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। तो आपको 30 दिन का टाइम देना होता है और कॉज बताना होता है कि क्यों आप जो बैंक है शुड नॉट बी ग्रांटेड रिलीफ, आपको बैंक क्यों नहीं दे, ये आपको बताना है 30 डेज के अंदर। फिर उसके बाद है आपको डिस्क्लोज करना है पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा। फिर आपको रोक दिया जाता है कुछ भी एसेट्स वगैरह डील करने के लिए या डिस्पोज करना पड़ता है आपको कंसर्निंग एसेट्स पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ, तो आपका सी बी ए हो जाएगा, ठीक है? पहले 30 दिन के अंदर आपको कॉज बताना होता है कि आपको रिलीफ क्यों ना दे हम, ठीक है? फिर दूसरे आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं पर्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टीज, फिर आपको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है डीलिंग करने से। तो ऑप्शन नंबर डी सी बी ए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये आ गया आपका फाइनेंशियल पैरामीटर्स। बताइए, फाइनेंशियल पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है, जहां पर बोलते हैं कि आपको इसके पैरामीटर्स बताने हैं, तो बहुत इजी है इसके पैरामीटर्स। अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, ये बताइए। अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है ये बताइए। अवेलेबिलिटी, यूजेज, ईज ऑफ एक्सेस, आपने सब पढ़ा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अफोर्डेबिलिटी तो नहीं होती, ठीक है? यूसेज होता है, एक्सेस होता है और क्वालिटी होता है, बस आपको एक 3 वर्ड याद रखने हैं, यूसेज, एक्सेस और क्वालिटी, और इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बी सी ई सही हो जाएगा। अफोर्डेबिलिटी नहीं होता, यूसेज, एक्सेस एंड क्वालिटी। और क्वालिटी के अंदर क्या क्या आता है वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखिए, फाइनेंशियल इंकल्जन जो आपका आया था रिलीज बाय आरबीआई,
ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था 2021 के अंदर। इसके अंदर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर को कवर किया जाता है। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस 35%, यूसेज 45%, क्वालिटी 20%। ठीक है, इसके अंदर फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स कौन से लिए थे? प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल आइडेंटिटी आधार, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन एंड सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये था कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट मैनर्स में सर्विस प्रोवाइड की जाए। लोगों को जहां रूरल एरियाज होते हैं, जहां पे लोग पहुंच नहीं पाते, वहां पर उनको बैंक की फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। ये इनका मोटिव था। ठीक है, और आपको एक ये भी याद रखना है कि क्वालिटी पैरामीटर में क्या आता है। क्वालिटी पैरामीटर में आपके अंदर क्या, उसके अंदर भी क्या आता है? ठीक है, क्वालिटी के अंदर जैसे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस, लिटरेसी, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, इनइक्वालिटीज एंड डेफिशिएंसीज इन फाइनेंशियल सर्विस, ये आपके क्वालिटी के अंदर आते हैं। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चलिए, आज का सेशन यही था। नेक्स्ट के क्वेश्चंस अगले सेशन में किए जाएंगे। और सेशन वाकई आपको जेन्युइनली अगर सही लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।